नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है न्यूडेशन क्लासेस 2.0 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के अभ्यास प्रश्न। और अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके का पोर्शन इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि हरियाणा जीके में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चंस को इन डिटेल हमने डिस्कस किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद रहने वाली है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हरियाणा जी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत में उत्तम किस्म की गेहूं होने का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए, मुगल कालीन समय में पानीपत में अच्छे किस्म के गेहूं उगती थी, उसका उल्लेख पूछा है, कौन सी बुक में मिलता है? आईने अकबरी में, जफरनामा में, रेहला में, डिलाइट में। तो इसका सही आंसर है जफरनामा। तो जफरनामा पुस्तक है जिसमें पानीपत में अच्छी गेहूं उगने का जिक्र इसमें मिलता है। और ये पुस्तक लिखी किसने है? ये है रचना सरफुद्दीन की। सरफुद्दीन की पुस्तक है ये। और आईने अकबरी किसकी है? ये है अबुल फजल की। रेहला क्या है? रेहला तो इब्न बतूता, हमने ये मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ हमने इसको डिस्कस किया था। रेहला है इब्न बतूता, मोरक्को का जो यात्री था, उसका यात्रा वृतांत है ये। तो ये यात्रा वृतांत है, दोबारा फिर से इसको रिवाइज करते हैं। डी लाइट, ये तो देखिए, ये कोई पुस्तक नहीं, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है जो जहांगीर के समय भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इकबाल नाम ए जहांगीर में हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में किस फसल की अच्छी पैदावार का उल्लेख मिलता है? तो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती थी और इसमें उसका जिक्र है नाम ए जहांगीर में? गेहूं, आम, गन्ना या फिर नील? तो इसका सही आंसर है आम। तो उस समय पर आम की फसल अच्छी थी। और ये जो रचना है, ये जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं मोहतमद खां। ठीक है। और नील की खेती, या कहें कि नील की जो फसल थी, वो गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ पर नील की खेती बहुत अच्छी पैदावार यहाँ पर होती थी। और देखिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का जो पूरा का पूरा टैक्स है, इनकम टैक्स, उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से आता है। हरियाणा के इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का है, या शहरों की अगर हम बात करें, गुरुग्राम और फरीदाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कौन सी नहर का निर्माण करवाया? पश्चिमी यमुना नहर, फिरोजाबाद नहर, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी निर्माण करवाया है, इसका भी निर्माण करवाया है, यानी कि आंसर क्या है हमारा? आंसर है थर्ड। और देखिए, पश्चिमी यमुना नहर निकली है यमुना से, और स्थान कहाँ से? ताजेवाला से। तो ताजेवाला से निकली है। और जो फिरोजाबाद नहर है, वो निकली है सिरमौर की पहाड़ियों से। तो ये निकली है सिरमौर की पहाड़ियों से। और ये जाती कहाँ तक है? ये शुरुआत में हांसी तक थी, बाद में इसको कर दिया गया हिसार तक। तो ये भी ध्यान रखना है। मुगल काल में बाबर के समय कितना लगान वसूला जाता था? 1/3, 1/2, 1/6, या फिर 1/4? तो इसका आंसर है 1/2, यानी कि 50%, जितनी आपकी उपज है उसका 50% हिस्सा आपको लगान के रूप में जमा करवाना पड़ता था। और देखिए, शेरशाह सूरी के समय लगान थोड़ा सा कम था। उसके समय कितना था? उसके समय था 1/3। तो थोड़ी सी राहत इस समय किसानों को मिली थी, नहीं तो फिर भाई लूटा तो है ही। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? फरीद शकरगंज ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, शेख जमालुद्दीन ने, शेख कुतुबुद्दीन ने? देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, सूफी मत, या सूफी संतों के बारे में आप बहुत बार सुनते होंगे। तो सूफी मत,
ये देखिए, जैसे सनातन धर्म में से बहुत सारे पंथ निकले हैं, तो उसी प्रकार से ये मुस्लिम धर्म में से निकला हुआ एक पंथ है। ठीक है, तो ये उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के जितने भी पंथ हैं उनमें आध्यात्मिकता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सभी के लगभग सभी पंथों में आध्यात्मिकता पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, या बहुत ज़्यादा रोल उसमें स्पिरिचुअलिटी का रहा है। तो ये जो इस्लाम धर्म है उससे थोड़ा सा अलग सूफी मत है, इसमें भी आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया है, अंदर की यात्रा पर इसमें बहुत बल दिया गया है, और उसी वजह से इसको इस्लाम धर्म बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं करता है। तो जो सूफी मत था वो बहुत सारे सिलसिलों में बंटा हुआ है, उसके कई सारे क्या है सिलसिले हैं, जिसमें से एक सिलसिला है चिश्ती। तो उसकी स्थापना पूछा है किसने की है, तो इसका सही आंसर है सेकंड, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की है। और ये स्थापना करी गई थी सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो स्थापना कब की थी, ये की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो इसका सही आंसर हमारा है ये। दीवान और उलहमात पुस्तकें किसने लिखी हैं, तो ये दो पुस्तकें लिखी हैं, किसने लिखी हैं, शेख फरीद, शेख जलालुद्दीन, शेख जमाल, अबू अली कलंदर। तो इसका सही आंसर क्या है, शेख जमाल। ये दोनों की दोनों पुस्तकें लिखी हैं शेख जमाल ने। और देखिए, जो दीवान पुस्तक है ये फारसी में है, और तो ये फारसी में है, और उलहमात ये है अरबी में। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया है थर्ड। और जो अबू अली कलंदर है ये शेख सरफुद्दीन का नाम है, शेख सरफुद्दीन, ये सूफी संत है, तो शेख सरफुद्दीन का ये नाम है अबू अली कलंदर, ये भी ध्यान रखना है। दिल्ली का चिराग किसे कहा जाता था, शेख मोहम्मद को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, नसीरुद्दीन को, महमूद बलबन को। तो आंसर करने की कोशिश एक बार कीजिए। तो इसका सही आंसर है थर्ड। तो ये देखिए, ये महमूद आएगा इसके साथ में, तो नसीरुद्दीन महमूद है ये। ठीक है, तो राइट आंसर इज थर्ड, दिल्ली का चिराग इसको कहा जाता था। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो नाथ संप्रदाय मच्छिंद्रनाथ, मस्तनाथ, चौरंगीनाथ, या फिर बालकनाथ। तो इसका सही आंसर है थर्ड। ये तो बहुत बार पढ़ा भी होगा। चौरंगीनाथ ने इसकी स्थापना की थी, और कब की थी, ये करी थी 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। और कहाँ करी थी, स्थल बोहर में, स्थल बोहर में। तो नाथ संप्रदाय का आप गढ़ कहिए स्थल बोहर को, और स्थल बोहर कहाँ पर है, ये है रोहतक में। नाथ संप्रदाय का गढ़, उसी का ओरिजिन पॉइंट ये है। नाथ पंथियों के मुख्य केंद्र कौन से शहर रहे थे, रोहतक पिहोवा, पिहोवा कुरुक्षेत्र, रोहतक सिरसा, या फिर जींद सिरसा। तो इनके मुख्य केंद्र कौन कौन से शहर थे, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, रोहतक में। तो क्योंकि ओरिजिन इसका वहीं से हुआ है स्थल बहर से, तो रोहतक और पिहोवा इनके मुख्य केंद्र थे। और देखिए, एक जो हमने लास्ट में पढ़ा चौरंगी नाथ, ये कोई और नहीं बल्कि ये है हमारे अपने पूर्णमल। आपने बहुत बार देखा होगा हरियाणवी नाटकों में, तो ये पूर्णमल ही है, उन्हीं को कहा जाता चौरंगी नाथ। वायु त्रिभुवनोपदेश किसकी रचना है, सूरदास की, हर्ष की, चौरंगी नाथ की, बाणभट्ट की। तो ये रचना है चौरंगी नाथ की। इसका सही आंसर हमारा ये, देखिए चौरंगी नाथ की दो रचनाएं हैं मुख्य रूप से, एक तो यही है वायु त्रिभुवनोपदेश, इसके अलावा एक और है, और वो है हमारी प्राण संखाली। तो ये दो रचनाएं इनकी हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में है, दोनों रचनाएं हैं खड़ी बोली में। और जो इनकी रचनाएं हैं उनके दो मुख्य तत्व जो इनकी रचनाओं में पाए जाते हैं वो हैं, एक तो है निर्गुण भक्ति, और एक है दार्शनिकता, फिलोसफी, फिलोसफी जिसको हम कहेंगे।
तो ये दो मुख्य तत्व इनकी रचनाओं के रहे हैं, फिलोसफी भी थी और निर्गुण भक्ति भी। सिंहीग्राम को साहित्यकारों का आराध्य स्थल किसके कारण कहा जाता है? ये तो बहुत आसान है, कबीरदास, वाल्मीकि, सूरदास, चौरंगीनाथ। तो इसका सही आंसर क्या है? सूरदास है। क्यों? क्योंकि सिंहीग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था और वो जन्म हुआ था 1497 में। और सिंहीग्राम कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद में, तो ये भी याद रखना है। सूरदास निम्न में से किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, गजनवी, इल्तुतमिश। तो ये थे अकबर के समकालीन। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सारावली, रत्न सागर। तो कौन सी सूरदास की नहीं है? तो पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। तो चौथी सूरदास की रचना नहीं है, तो फिर किसकी रचना है? ये है गरीबदास की, संत गरीबदास, उनकी रचना है रत्न सागर। देखिए याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रतन और है क्या? गरीब, तो कॉन्ट्राडिक्शन सा थोड़ा नजर आता है, तो इस प्रकार से इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। सतनामी संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना वीरभान द्वारा की गई, यह मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। सतनामी अनेकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि ये बहुत सारे ईश्वर मानते थे। इनका जाति भेदभाव के प्रति घोर विरोध था। तो इनमें से कौन सा कथन सही पूछा है? तो पहला तो कथन क्या है? सही है। सतनामी संप्रदाय की जो स्थापना है वो करी थी वीरभान ने। मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, तो ये गलत है। तो जो सतनामी संप्रदाय के लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं रखते थे। सतनामी अनेकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, ये भी क्या है? गलत है। ये रखते थे एक ईश्वर में विश्वास, एकेश्वरवाद जिसको हम कहेंगे। तो एकेश्वरवाद में ये विश्वास रखते थे। इनका जाति भेदभाव के प्रति घोर विरोध था, तो ये सही है। जातिगत भेदभाव के ये विरोधी थे। तो ये दो कथन हमारे इसमें सही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है 1 और 4। और देखिए अगर हम वीरभान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1543 में, 1543 ईस्वी में, और ये हुआ था बीजेसर गांव में। तो बीजेसर गांव में इनका जन्म हुआ था, और बीजेसर गांव कहाँ है? ये है नारनौल के पास। तो ये भी ध्यान रखना है। संत गरीबदास भक्ति आंदोलन के किस पंथ से प्रभावित थे? नाथ पंथ, सतनामी पंथ, निर्गुण पंथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निर्गुण पंथ। संत गरीबदास प्रभावित थे निर्गुण पंथ से। और अगर हम बात करें एडिशनल थोड़ा है इनके बारे में, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1717 ईस्वी में। कहाँ पर? छुड़ानी गांव में। छुड़ानी गांव है झज्जर में, तो वहां पर हुआ था इनका जन्म। और रचनाएं अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो एक तो है बीचक, और एक जो हमने पढ़ी गरीब हैं लेकिन रत्न इनके पास है, रत्न सागर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुक्ति प्रकाश किसकी रचना है? तो मुक्ति प्रकाश बताना है किसकी रचना है। निश्चल दास की है, गरीबदास, नित्यानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निश्चल दास। देखिए निश्चल दास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो मुक्ति प्रकाश है, इसके अलावा जो 2 हैं वो हैं, एक तो है विचार सागर। ये जो रचनाएं हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूरी से याद रखना है। विचार सागर है एक तो, और एक है वृत्ति प्रभाकर। ये दोनों रचनाएं इनकी टोटल 3 है, 2 ये और एक मुक्ति प्रकाश। और निश्चल दास का जो जन्म है वो हुआ है 1791 में, और ये हुआ है भिवानी में। भिवानी में एक गांव है कुंगर। तो
कुंगड़ नाम का गांव है भिवानी में, वहां पर इनका जन्म हुआ है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 खड़ी पुस्तक किसकी रचना है? तो 12 खड़ी पुस्तक है जैतराम, नित्यानंद, निश्चय दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेकंड, जो 12 खड़ी है वो नित्यानंद की रचना है। और नित्यानंद के भी दो रचनाएं प्रमुख हैं, एक तो 12 खड़ी, तो एक तो यही है, और एक है सत्य सिद्धांत प्रकाश। सत्य सिद्धांत प्रकाश ये इंपॉर्टेंट है। तो दो रचनाएं प्रमुख हैं, सत्य सिद्धांत प्रकाश और एक 12 खड़ी। तो आंसर हमारा है इसमें सेकंड। और देखिए, अगर हम जैतराम की थोड़ी सी बात करें तो इनकी एक रचना है जन्म कथा, तो ये एग्जाम्स में आ सकती है। तो जन्म कथा इनकी रचना है, और ये हैं कौन? ये हैं गरीबदास के पुत्र। गरीबदास की रचना हमने पढ़ी, गरीब हैं लेकिन रत्न है, और एक इनकी रचना है बीजक। तो गरीबदास के पुत्र हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रश्न उत्तर शैली में है? तो क्वेश्चन आंसर टाइप जो ग्रंथ है वो कौन सा है? विचार प्रेक्षा, मुक्ति प्रकाश, अमृतवाणी, सत्य सिद्धांत प्रकाश। तो इसका सही आंसर है विचार प्रेक्षा। तो विचार प्रेक्षा जो ग्रंथ है वो प्रश्न उत्तर शैली में है। तो आंसर हमारा है फर्स्ट। और ये किसने इसकी रचना की है? तो रचना की है दयालदास ने। और दयालदास कौन है? ये हैं गरीबदास के शिष्य, पुत्र जैतराम है और शिष्य दयालदास है। और ये जो ग्रंथ है ये अद्वैतवाद पर आधारित है। ठीक है। हरियाणा में सूफी मत का विकास किस किस में हुआ? तो सूफी मत हमने बात की क्या है, मुस्लिम धर्म का ही एक पंथ है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। तो ये इसका विकास किस किस में हुआ? तो वर्धनों के समय, सुल्तानों के समय, मराठों के समय या फिर अंग्रेजों के समय। तो इसका सही आंसर हमारा है सेकंड, सुल्तानों के समय सूफी मत का विकास हुआ। हरियाणा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हरियाणा में किससे हुई? सतनामियों से, नाथपंथियों से, निर्गुण पंथियों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नाथपंथियों से। और क्या था इसमें? ठीक है, तो यही था। और हाँ, तो मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, नाथपंथी जो पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए इसका, अभी बस कुछ ही देर पहले हम इसको पढ़ के आए हैं। ग्रंथ साहिब निम्न में से किसकी रचना है? तो ग्रंथ साहिब रचना किसकी है? संत सूरदास की, वीरभान की, संत गरीबदास की, संत निश्चल दास की। इसका सही आंसर है वीरभान। तो ग्रंथ साहिब वीरभान की रचना है, याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संत को बंदी छोड़ कहा जाता है? बंदी छोड़ की उपाधि किस संत को दी गई है? संत सूरदास, वीरभान, संत गरीबदास, इनमें से कोई नहीं। तो संत गरीबदास हैं अपने बंदी छोड़, ये ध्यान रखना है। शेख अबू अली कलंदर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये अच्छी फेमस दरगाह है, कहाँ पर स्थित है बताना है। हांसी, हिसार, पानीपत, नूह। आंसर करने की कोशिश कीजिए एक बार। तो ये पानीपत में, तो ये कहाँ पर है? पानीपत में, याद रखना है। यदुनाथ सरकार ने सूरजमल को क्या उपाधि दी है? तो यदुनाथ सरकार ने उपाधि दी है सूरजमल को, क्या दी है ये बताना है। हिंदू प्रतापी नरेश, 18वीं सदी का कनिष्क, प्लूटो ऑफ जाट ट्राइब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड। तो यदुनाथ सरकार ने इनको उपाधि दी है। क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्लूटो ऑफ जाट ट्राइब सूरजमल को किसने कहा है? तो आंसर क्या होगा? यदुनाथ सरकार। देखिए, ये जो दोनों के दोनों उपाधियां हैं, यानी कि तीनों की तीनों कहिए, ये तीनों तीनों उपाधियां हैं सूरजमल की, जिसमें से ये उपाधि दी गई थी यदुनाथ सरकार के द्वारा। हिंदू प्रताप नरेश भी इन्हीं को कहा जाता है, 18वीं सदी का कनिष्क भी सूरजमल को ही कहा जाता है। सो ब्रिजेंद्री यानी की उपाधि उत्तर मुगल काल की किस नारी को मिली है? तो ये ब्रिजेंद्री यानी किस नारी को कहा जाता था? रानी किशोरी, रानी हंसिया, रजिया या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है रानी किशोरी। और ये कौन थी? देखिए सूरजमल, जाट सूरजमल का आपने नाम सुना है। सूरजमल, उनकी 5 रानियां थी, उनमें से 2 जो बहुत चर्चा में रही, जो प्रमुख 2 रानियां थी, वो थी ये दोनों की दोनों, रानी किशोरी और रानी हासिया। तो ये क्या है? सूरजमल की रानी है, रानी किशोरी उनकी पत्नी। किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा का कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया गया? तो भाई हमारे धार्मिक स्थल हरियाणा की धार्मिक राजधानी कुरुक्षेत्र को मराठों को सौंप दिया था। अच्छा, मुगल शासकों ने, तो मुगल शासकों ने मराठों को सौंप दिया था। तो कौन से शासक ने सौंपा था, ये आपको आंसर करना है। मिर्जा अकबर, मोहम्मद शाह, आलमगीर, अहमद शाह। तो इसका सही आंसर है आलमगीर। तो आलमगीर बड़ा ही गिरा हुआ इंसान था। क्यों? क्योंकि उसने कुरुक्षेत्र को मराठों को सौंप दिया था, याद रखने के लिए है। और ये कब किया था इसने? ये गिरी हुई घटना हुई थी 1754 ईस्वी में। ठीक है। करनाल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध, ये पहली बात तो हुआ कब था, फिर हुआ किस किस के बीच था? नादिर शाह और शाह आलम, शाह आलम और मोहम्मद शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड। जो करनाल का युद्ध था वो हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। तो ये साहब नहीं है, यह है शाह। और ये हुआ था 1739 ईस्वी में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। और ये जो नादिर शाह था, ये कौन था? ये ईरानी लुटेरा था। ठीक है। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो इस टाइम पीरियड में पूछा है दिल्ली पर कौन राज कर रहा था। राजा उमेद सिंह, राजाजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया। तो इसका सही आंसर है थर्ड, महादजी, महादजी सिंधिया उसमें हरियाणा में शासन कर रहे थे। सिखों की पहली राजधानी कौन सी थी? अंबाला, सिरसा, पिहोवा, लोहागढ़। तो इसका सही आंसर है लोहागढ़। तो सिखों की पहली राजधानी थी लोहागढ़। और लोहागढ़ पड़ता है यमुनानगर में। तो कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। किसके कहने पर बंदा सिंह बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध किए? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु जानकी दास। तो देखिए, जो बंदा सिंह बहादुर है वो गुरु गोविंद के शिष्य थे। तो इन्होंने ही कहा था कि अभी युद्ध करने की जरूरत है, तो संन्यास छोड़ दिया था और युद्ध की इन्होंने तैयारी करी थी, युद्ध इन्होंने लड़े थे। तो ये किसके कहने पर किया था? ये किया था गुरु गोविंद सिंह पर। इन्होंने इनके कहने पर यह किया था। और देखिए, जो बंदा सिंह बहादुर है उनका जो शुरुआती नाम था वो था लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव। और गुरु गोविंद सिंह ने ही इनका नाम रखा था बंदा बहादुर। तो ये भी याद रखना है। और देखिए, इनको बंदा बहादुर को एक नाम से और इनको जाना जाता है, वो है माधोदास बैरागी। और ये नाम इनको दिया था जानकी दास बैरागी ने। रंग बदलते हैं थोड़ा सा। तो जानकी दास बैरागी ने ये नाम इनको दिया था। किसको? बंदा बहादुर को। और क्या कहा था? माधोदास बैरागी। लक्ष्मण देव इनका ओरिजिनल नाम था, नाम बदल दिया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय पर हुआ था सतनामी विद्रोह, ये याद रखना है। और देखिए, औरंगजेब के समय ही हुआ था एक जाट विद्रोह। जो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, यानी कि ये इसके खुद के धर्म को या अन्य धर्मों को ये किस प्रकार से ट्रीट करता था। अन्य धर्मों के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। जितने ही मुस्लिम शासक थे सब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश की है। तो जो इसकी धार्मिक नीति थी वो बहुत खराब थी, और उसी के खिलाफ जाट विद्रोह हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1669 में, औरंगजेब के समय ही हुआ था। तो ये भी याद रखना है, जाट विद्रोह। निम्न में से किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र
में मराठा शासन समाप्त हो गया। तो मराठा शासन का अंत हरियाणा में किस युद्ध के बाद हुआ? गोकलगढ़ की लड़ाई, लसवारे की लड़ाई, छछरौली की लड़ाई, नारनौल की लड़ाई। तो इसका सही आंसर है लसवारे की लड़ाई। तो इस लड़ाई के बाद 1803 के बाद हरियाणा से मराठा शासन हो गया था समाप्त। और देखिए आपने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े होंगे, तो जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, ये जो लड़ाई थी उसी युद्ध का एक पार्ट थी। ठीक है, तो याद रखना जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था उसी का ये भाग थी, ये लड़ाई लसवारे की लड़ाई, जिसने मराठा शासन को अंत कर दिया। आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच में ये युद्ध था। मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया? तो जनपदों की जगह अब क्या कहा जाने लगा? नवाबों ने, जागीरदारों ने, खापों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खापों ने आएगा। तो जनपदों की जगह अब होने लगी थी हरियाणा में खाप। तो इसका सही आंसर है थर्ड। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया? तो पहली बात तो पानीपत का कौन सा युद्ध है? तीसरा युद्ध है। एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली, तो पूछा है दूसरी तरफ से कौन थे? बाजीराव, विश्वनाथ, सदाशिवराव भाऊ, विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर है सदाशिवराव भाऊ। तो ये दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। तो राइट आंसर इज थर्ड। हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहाजी साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, टिप्पू सुल्तान, जॉर्ज थॉमस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज थॉमस। जहाजी साहिब क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये नाविक थे। तो ये कौन था? ये था एक नाविक, भारत में आया था और इसको कहा गया जहाजी साहिब। ठीक है, और ये था आयरलैंड का। तो आयरलैंड का था। और अगर जन्म मृत्यु की हम इसकी बात करें तो 1756 में इसका जन्म हुआ था और 1802 में हुई थी इसकी मृत्यु। जन्म आयरलैंड में ही हुआ था और मृत्यु हुई थी इसकी बहरामपुर में। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्का ए साहिब का प्रचलन किसने शुरू किया है? ये एक प्रकार का सिक्का है, सिक्का ए साहिब। तो इसका प्रचलन किसने शुरू किया? टिप्पू सुल्तान, फिरोजशाह तुगलक, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज थॉमस। देखिए नाम से लगता है कि ये किसी मुस्लिम शासक ने किया हुआ, लेकिन ये किया है जॉर्ज थॉमस ने। और देखिए सिक्कों के लिए टकसाल इसने एक स्थापित करी जॉर्ज थॉमस ने, और वो करी थी हाँसी में। तो हाँसी में एक टकसाल की स्थापना भी इसने करी थी। भारत की एकमात्र कैथोलिक शासिका कौन थी? तो कैथोलिक शासिका भारत की एकमात्र कौन सी थी? रजिया सुल्तान, एनी बेसेंट, बेगम समरू, एलिजाबेथ। तो रजिया सुल्तान तो मुस्लिम शासिका थी, एनी बेसेंट का शासन से कोई ज़्यादा रोल इसका है नहीं, बेगम समरू, एलिजाबेथ। तो इसका सही आंसर है थर्ड। तो बेगम समरू एकमात्र कैथोलिक शासिका भारत की रही और इसने शासन किया था 19वीं सदी में। तो 19वीं सदी में इसने शासन किया था और राजधानी इसकी थी सरधना। सरधना राजधानी थी। और शासन किस क्षेत्र पर किया था? करनाल और मेरठ। ये इसका शासन का क्षेत्र था, तो ये ध्यान रखना है। दिल्ली में स्थित भगीरथ पैलेस किसका स्मारक है? रजिया सुल्तान का, एनी बेसेंट का, बेगम समरू का, या फिर एलिजाबेथ का? तो इसका भी आंसर है बेगम समरू। तो दिल्ली में जो स्थित है भागीरथ पैलेस, वो बेगम समरू का स्मारक स्थल है, ये भी याद रखना है। जॉर्ज थॉमस ने हाँसी के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया? यानी कि हाँसी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? ये 1775, 95, 97 या फिर 1802? तो इसका सही आंसर है 1797। जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में हाँसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, नारनौल का युद्ध। पहली तो बात यही है कि जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच हुआ था। हुआ कब था? अप्रैल 1799, जून 1801, मार्च 1799, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है
थर्ड, इसका सही आंसर हमारा थर्ड। तो मार्च में था 1799 में ये युद्ध हुआ, थॉमस और सिखों के बीच हुआ था, नारनौल का युद्ध इसको कहा गया था। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।